बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे हैं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बायोकेमिस्ट्री क्या है। हम लास्ट टाइम कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेल से डिस्कस कर रहे थे। पहले लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन किया है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। फिर हमने कहा पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। हमने सिंपल सी डेफिनेशन की थी। फिर इस डेफिनेशन पे पूरा लेक्चर कंसेप्चुअल दिया था कि पॉलीहाइड्रोऑक्सी का क्या मतलब है, पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन का क्या मतलब है, पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड का क्या मतलब है, हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को शुरू किया था। कार्बोहाइड्रेट्स को हम बेसिकली 3 क्लासेस में डिवाइड किया था। एक को हमने कहा था मोनोसेकेराइड, एक को हमने कहा था ओलिगोसेकेराइड और थर्ड वन को हमने कहा था पॉलीसेकेराइड। ये 3 मेन कैटेगरीज थी कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन में। लास्ट लेक्चर में हमने मोनोसेकेराइड्स को डिटेल से डिस्कस किया था। हमने कहा था कि वो कार्बोहाइड्रेट्स वो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते, क्योंकि हाइड्रोलाइज तो तब होते हैं कि जब 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट्स हों तो तब ही टूटेंगी, यूनिट सेपरेट होंगी। तो जिसमें है ही 1 तो वो कैसे टूटेगी। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स वो सिंपल शुगर या मोनोसेकेराइड्स हैं जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते। हाइड्रोलाइज हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा जब यूनिट्स मिलती हैं, वो 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट्स को हम तोड़ सकते हैं। इस तोड़ने को सिंपली अगर मैं कहूँ तो हाइड्रोलिसिस कहते हैं। सिंपल सी बात है। ये वो कंपाउंड्स थे मोनोसेकेराइड्स जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते थे। कोई आपसे पूछे कि क्यों हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते थे, तो आपका आंसर यह होना चाहिए कि हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस के लिए हमें चाहिए कि 2 या 2 से ज्यादा यूनिट्स हों, तभी 2 यूनिट्स टूटेंगी। अब है ये 1 यूनिट्स, तो कैसे हाइड्रोलिसिस पॉसिबल होगा। यह हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। मोनोसेकेराइड्स में ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, उनकी स्ट्रक्चर्स क्या हैं, केमिकल फार्मूलाज क्या हैं, वो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस दूसरी कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे जिसको हम ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स असल में क्या है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि ओलिगोसेकेराइड्स असल में क्या है। आप मुझे यह बताएं कि ये 1 से ज्यादा यूनिट्स हैं या नहीं है। डेफिनेटली आप इस टाइम यही जवाब दे रहे होंगे कि 2 यूनिट्स हैं। क्या हम इसको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, इनको तोड़ सकते हैं। ये कितनी यूनिट हैं, 3 यूनिट्स हैं, हाइड्रोलाइज हो सकता है। ये कितनी यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स हैं, हाइड्रोलाइज हो सकता है। मींस के 2 मोनोसेकेराइड्स हैं, 3 मोनोसेकेराइड्स हैं, 4 मोनोसेकेराइड्स हैं। इसी तरह अगर मैं कहूँ 5 मोनोसेकेराइड हैं या 6 मोनोसेकेराइड हैं या 7 मोनोसेकेराइड्स हैं या 8 हैं या 9 हैं या 10 हैं, वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपली मैं कहूँ वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड्स की यूनिट्स आपस में लिंक हों, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को, ऐसी शुगर को हम ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। ओलिगो का मतलब ही फ्यू होता है, मीन के फ्यू मोनोसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स में मौजूद हों तो उन कार्बोहाइड्रेट्स को हम ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं। अब मुझे यह बताएं, अगर हम इसको हाइड्रोलाइज्ड करें तो होंगी, लाजमी बात है हाइड्रोलाइज होंगी, तो कितनी यूनिट्स में टूटेंगी, 2 यूनिट्स में। ये कितनी में टूटेंगी, ये 3 यूनिट्स में, 1 2 3। ये कितने में, 4 5। इसका यह मतलब है कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरी डिफिनीशन कर रहा हूं, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जब हम उसको हाइड्रोलिसिस करें, मींस के वाटर को ऐड करके इनके यूनिट्स को तोड़ें, तो वो 2 से अगर 10 तक यूनिट्स हमें देती हैं। ऐसी कैटेगरीज कार्बोहाइड्रेट्स की ओलिगोसेकेराइड्स कहलाती है। अगर एक ही यूनिट है तो ये फर्दर टूटेगी नहीं, इट्स कॉल्ड मोनोसेकेराइड।
अगर 2 से 10 तक यूनिट्स हैं, 2 भी हो सकती हैं बाज कंपाउंड्स में, बाज कंपाउंड्स में 3 भी हो सकती हैं, ये भी ओलिगोसेकेराइड है, ये भी ओलिगोसेकेराइड है, ये भी ओलिगोसेकेराइड है, ये भी ओलिगोसेकेराइड है, क्योंकि 2 से 10 यूनिट तक जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हम ओलिगोसेकेराइड्स कहेंगे। अब इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स को प्रॉपर डिफाइन करने से पहले इसकी एटिमोलॉजी या मीनिंग को डिस्कस करते हैं। एटिमोलॉजी कहते किसको हैं, ये बार बार मैं लेक्चर में ये यूज करता हूं वर्ड एटिमोलॉजी, इसको एंटोमोलॉजी के साथ मिक्स नहीं करना आपने। मैंने मोस्टली देखा स्टूडेंट्स एटिमोलॉजी के जो हैं इसको एंटोमोलॉजी समझते हैं। एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स की स्टडी को कहते हैं, लेकिन एटिमोलॉजी ETYMOLOGY एटिमोलॉजी ये कहते हैं किसी भी वर्ड, किसी भी लफ्ज की हिस्ट्री जानना कि ये नाम क्यों पड़ा है। सो ओलिगो का नाम ओलिगो क्यों पड़ा है? ओलिगो सेकेराइड इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, one is called oligos. Oligos mean a few, and saccharide means sugar. You know, it means that these compounds having a few sugar units, that's why they having the name oligosaccharides. Now going to for proper definition, that oligosaccharides are the carbohydrates formed by the linkage of 2 to 10 units are monosaccharides. वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स जो 2 या 3 या 4 या 5 यानी 10 तक यूनिट से मिलकर बने हों, 10 तक मोनोसेकेराइड से मिलकर बने हों, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं। अगेन रिवाइज कर रहा हूं, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड्स की यूनिट्स हों, और या ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड्स की लिंक जो मीन आपस में कंबाइन हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं। अब ओलिगोसेकेराइड्स को फर्दर क्लासिफाई किया है, किस बेस पे क्लासिफाई किया है? अगर सिंपली मैं यूं कहूं, क्या यह ओलिगोसेकेराइड है? बिल्कुल है। कितनी यूनिट्स हैं? तो डेफिनेटली आप इस टाइम यही आंसर कर रहे होंगे कि सर इसमें 2 यूनिट्स हैं, तो क्या ओलिगोसेकेराइड है? ओलिगोसेकेराइड है। अब ऐसा ओलिगोसेकेराइड जिसमें सिर्फ 2 यूनिट हों उसको हम डाइसेकेराइड कहते हैं। सिंपल सी बात है। ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें 3 सब यूनिट्स हों उनको हम ट्राइसेकेराइड्स कहते हैं। सिंपल सी बात है। ऐसा मोनोसेकेराइड जिसमें 4 सब यूनिट्स हों, 4 मोनोसेकेराइड्स हों, 4 यूनिट्स हों जो लिंक हों, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को टेट्रा, क्योंकि टेट्रा का वर्ड 4 के लिए यूज होता है, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें 5 मोनोसेकेराइड्स हों, ऐसे ओलिगोसेकेराइड्स को पेंटासेकेराइड्स कहते हैं। सिंपल सी बात है। डाई का लफ्ज हमेशा 2 के लिए यूज होता है, ट्राई का लफ्ज हमेशा 3 के लिए यूज होता है, टेट्रा यूज फॉर 4 एंड पेंटा यूज फॉर 5, एंड हेक्सा सेकेराइड जिसमें 6 हों, हेप्टा, ऑक्टा, नैना, डेका। अब डेका से ऊपर अगर 11 की बात करेंगे तो 11 वाले ओलिगोसेकेराइड्स नहीं होंगे, वो पॉलीसेकेराइड्स की कैटेगरीज में आएंगे। अच्छा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो लेक्चर है ओलिगोसेकेराइड्स, ये एमडीकेट के हवाले से, एमसीक्यूज के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये कुछ ऐसे एमसीक्यूज यहां पे होंगे जो प्रीवियस एमडीकेट टेस्ट में आ चुके हैं, ईटा टेस्ट में आ चुके हैं, इंशाल्लाह उनको भी हाईलाइट करेंगे। अब ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया है। ओलिगोसेकेराइड की कैटेगरी है 2 से 10 तक अगर यूनिट्स हो तो ओलिगोसेकेराइड है, अगर सिर्फ 2 यूनिट्स हो तो है तो ओलिगो है, लेकिन हम डाइसेकेराइड कहते हैं क्योंकि इसमें 2 यूनिट हैं। है तो
3 यूनिट वाला ओलिगो ही है, लेकिन ट्राई 3 यूनिट्स हैं, तो इस वजह से ट्राई, और इसी तरह टेट्रा और पेंटा, हेप्टा, हेक्सा जो भी हैं। अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि डाइसेकेराइड्स क्या हैं, इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, ट्राइसेकेराइड्स क्या हैं, इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, और टेट्रासेकेराइड्स क्या हैं, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। डाइसेकेराइड्स वो सेकेराइड्स जिसमें 2 यूनिट्स हों, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को डाइसेकेराइड कहते हैं। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं या मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं डाइसेकेराइड्स की, जो ईटा टेस्ट में भी बार बार आती हैं, वो 3 हैं। एक है माल्टोज, दूसरी एग्जांपल है सक्रोज, और थर्ड एग्जांपल है लैक्टोज। अच्छा, माल्टोज डाइसेकेराइड है। क्यों डाइसेकेराइड है? क्योंकि ये 2 यूनिट्स से मिलकर बनता है। 2 यूनिट्स कौन सी हैं? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। इसका यह मतलब है कि एक भी ग्लूकोज हो, दूसरा भी ग्लूकोज हो, ऐसे डाइसेकेराइड को माल्टोज कहेंगे। एमसीक्यूज है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 ग्लूकोज जब कंबाइन हो तो कौन सा डाइसेकेराइड बनता है? तो डेफिनेटली कौन सा बनता है? माल्टोज बनता है। या दूसरा एमसीक्यूज, माल्टोज हाइड्रोलाइज्ड एंड गिवन 2 सब यूनिट्स आर 2 मोनोसेकेराइड्स। जब माल्टोज डिवाइड होता है तो 2 यूनिट्स देता है। कौन कौन सी यूनिट्स? ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपने याद करना है। अगर यहां पे अब स्ट्रक्चर से समझते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक ग्लूकोज है, ये दूसरा ग्लूकोज है। जब दोनों ग्लूकोज रिएक्शन करेंगे तो एक से H और दूसरे से OH यहां से रिमूव हो जाएगा, H और यहां से OH रिमूव हो जाएगा और बॉन्ड ऑक्सीजन का यूं बन जाएगा, प्लस यहां से वाटर रिमूव होगा। अब इस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं या हाइड्रोलिसिस कहते हैं? हम इस पे प्रीवियस लेक्चर दे चुके हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर रिमूव हो, 2 मोनोसेकेराइड्स कंबाइन हो, वाटर की रिमूवल हो, ऐसे प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। क्लियर है? यहां पे आपने पॉइंट ये माइंड में रखना है, लेकिन इस पे हम एक पूरा कंसेप्चुअल लेक्चर भी दे चुके हैं। इसके बाद अब माल्टोज का क्लियर है। 2 ग्लूकोज की यूनिट मिली, एक ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज मिलकर एक यूनिट बन गया, जिसको हमने माल्टोज का नाम दिया है। अच्छा, अब माल्टोज कॉमनली पाया कहां पाया जाता है? ये कॉमनली फ्रूट्स वगैरह में माल्टोज पाया जाता है। ये भी आपने बात माइंड में रखनी, फ्रूट्स वगैरह में माल्टोज मोस्टली पाया जाता है। इसके बाद दूसरा है सक्रोज। सक्रोज क्या है? डाइसेकेराइड है, मीन की 2 यूनिट से मिलकर कोई कंपाउंड बना हुआ है, जिसको हमने किसका नाम दिया है? सक्रोज का नाम दिया है। सक्रोज कौन सी 2 यूनिट से मिलकर बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का केमिकल फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। हम मोनोसेकेराइड्स में इन दोनों को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज मिलेंगे तो क्या चीज बनेगा? सक्रोज। और सक्रोज कॉमन शुगर केन वगैरह में होता है, या जो टेबल शुगर है, जो चीनी है, उसको हम कॉमनली सक्रोज कहते हैं। अब सक्रोज में क्या होगा? एक ग्लूकोज है, दूसरा फ्रक्टोज है, ये दोनों मिलेंगे, मिलने के रिजल्ट में यहां पे एक कंपाउंड बनेगा, जिसको हम क्या कहेंगे? इस कंपाउंड को हम इस टाइम क्या कहेंगे? सक्रोज कहेंगे। सक्रोज। अब कोई आपसे यह पूछे कि सक्रोज कौन सी 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बनता है, तो आपने कहना है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। कोई आपसे यह पूछे कि माल्टोज किससे मिलकर बनता है, तो आपने कहना है ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाता है। कोई आपसे यह पूछे कि सक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस करवाई जाए, वाटर को ऐड किया जाए, तो 2 स्मॉल सब यूनिट्स का क्या नाम होगा, तो आपने बताना है एक ग्लूकोज होगा, एक फ्रक्टोज होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो थर्ड एग्जांपल है वो लैक्टोज की है। अच्छा, सक्रोज जो है वो कॉमन शुगर केन में पाया जाता है।
जिसको हम टेबल शुगर भी कहते हैं। इसके अलावा लैक्टोज जो मेनली है वो मिल्क में पाया जाता है। अब लैक्टोज क्या है? डाइसेकेराइड है, 2 यूनिट से मिलकर बनता है। ओलिगोसेकेराइड है, लेकिन 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है, और 2 सब यूनिट्स हैं ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये भी माइंड में रखना है, जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में मिलते हैं, मिलने के रिजल्ट में एक कंपाउंड बनता है जिसको हम इस कंपाउंड को हम इस टाइम क्या कहेंगे? लैक्टोज कहेंगे। अब लैक्टोज क्या है? कोई आपसे पूछे, लैक्टोज वो कंपाउंड है, वो डाइसेकेराइड है, वो कार्बोहाइड्रेट्स है, वो ओलिगोसेकेराइड है जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। इस कंपाउंड्स को हम लैक्टोज कहते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद डाइसेकेराइड की 3 कॉमन एग्जांपल्स हमने डिस्कस की, माल्टोज, सक्रोज एंड लैक्टोज। अब ट्राइसेकेराइड्स वो वाले कंपाउंड्स जिनमें 3 सब यूनिट्स होंगी। कौन सी हैं? ट्राइसेकेराइड्स की एग्जांपल रेफिनोज है, रेफिनोज गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। जब ये 3 मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? रेफिनोज, और रेफिनोज किसकी एग्जांपल है? ट्राइसेकेराइड की। इसके बाद टेट्रासेकेराइड्स जिसमें 4 सब यूनिट्स होते हैं। कौन कौन से? जिसकी एग्जांपल स्टेक्योज है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। जब ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज जब ये 4 मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं, है तो ओलिगोसेकेराइड, है तो कौन सा? डाइसेकेराइड है? नहीं, 4 यूनिट्स है कौन सा? है टेट्रासेकेराइड। तो ऐसी को क्या कहते हैं? टेट्रासेकेराइड्स कहते हैं। इसके अलावा फर्दर भी है, लेकिन यहां आपकी डिटेल नहीं है। अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, जैसे हमने मोनोसेकेराइड्स को डिटेल से डिस्कस किया था। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टीज है ये स्वीट इनका जो है, इनका जो टेस्ट है वो स्वीट होता है, लेकिन थोड़ा कम स्वीट होता है मोनोसेकेराइड से। जो दीज आर लेस स्वीटर देन मोनोसेकेराइड्स। है तो ये भी स्वीट इन टेस्ट है, क्योंकि देखें आप लैक्टोज देखें, इसके अलावा सक्रोज देखें जिसको हम चीनी कहते हैं, लेकिन लेस है किसकी कंपेयर किया जाए? मोनोसेकेराइड्स। दूसरा है सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल हो सकता है। थर्ड है दे आर हाइड्रोलाइज्ड 2 to 10 सिंपल मोनोसेकेराइड्स। जब इनमें वाटर डाला जाए तो ये हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, और इसके रिजल्ट में ये 2 से 10 तक यूनिट्स दे सकता है। ये 3 इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब रिकैप करते हैं जनरल मेन पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल we discussed etymology of oligosaccharides. Oligosaccharides is derived from Greek word oligos means a few and saccharides means sugar. Those carbohydrates having few sugar units known as 2 to 10 sugar units known as oligosaccharides. The proper definition of oligosaccharides is carbohydrates formed by the linkage of 2 to 10 units of monosaccharides. Now we discussed a classification of oligosaccharides on the basis of sugar units. If 2 units present is known as disaccharide, if 3 unit present known as trisaccharide, and if 4 unit present is tetrasaccharide, if 5 monosaccharide unit present is known as pentasaccharide, if 6 subunit present is known as hexa, etc. Then we discussed one of the important classification of oligosaccharide, that is disaccharide, that is most common. One is maltose. Maltose is formed by the linkage of glucose and it's commonly found in fruits. So one glucose and second glucose means 2 glucose react and form what? Maltose. And second example of disaccharide is sucrose. Sucrose is formed by the linkage of glucose and fructose, and sucrose are commonly found in sugarcane, are known as, our table sugar is commonly known as sucrose.
And the third example of disaccharide is lactose. What is lactose? Lactose is commonly found in milk and it is formed by the linkage of glucose and galactose to glucose. When one glucose and galactose link together and form a compound disaccharide is known as lactose. And then we discussed trisaccharide. The raffinose is the example of trisaccharide which is formed by the linkage of galactose, glucose, fructose, and the example of tetrasaccharide is stachyose. It is formed by the glucose, fructose, galactose and galactose. And then we discussed few properties of disaccharide. One is these are less sweeter than monosaccharide. Second is soluble in water. And third one is they are hydrolyzed to 10 simple monosaccharide subunits. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पॉलीसेकेराइड्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।